हाँ जी एवरीवन, तो कैसी चल रही है तैयारी? अच्छे से तैयारी कर रहे हो? वीडियोस को फॉलो कर रहे हो? जो भी यहाँ पर वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ बहुत काम की हैं। सभी की सभी वीडियोस को देख लो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारी की सारी यहाँ पर वीडियोस काम की हैं, भले वो रिवीजन वाली वीडियोस हों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, यहाँ पर एमसीक्यूज हो, मैप हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सारी वीडियोस मैंने काम की अपलोड कर रखी हैं। जाके चेक कर लो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको उसमें बताया था कि मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, जहाँ पर जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है दूसरे टाइप के, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने टॉप 10 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के। तो उस वाली वीडियो में पार्ट 1 के अंदर 10 क्वेश्चन प्लस इसमें 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सभी की सभी जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और आप इनको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हो। आपको चीज़ें पता लग जाएंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे वहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। तो पार्ट 1 भी आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। नहीं देखा तो उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, देख लेना उसको। पार्ट 2 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी काम की वीडियो है, लास्ट तक देख लेना, ठीक है। कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहने वाला। किस प्रकार के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो सभी बताऊंगा। सारे के सारे जो यहाँ पर क्वेश्चन है उनकी यहाँ पर जो पैसेज है उनको एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन आंसर को भी हम देखेंगे। तो देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3 मार्क के, जिसमें यहाँ पर पैसेज दिया जाएगा, वहाँ से एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट होगा जहाँ पर पैसेज गिवन होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 मार्क का ही आएगा ये भी, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे। यानी कि यहाँ पर हमें पैसेज में से जो क्वेश्चन है वो खुद ही देख के लिखने होंगे, एमसीक्यूज नहीं होंगे। तो ये वाला मैं कंप्लीट करा चुका हूँ इन दी पार्ट 1, उसको यू कैन चेक दैट। इसमें हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे जहाँ पर हमें क्वेश्चन आते हुए देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर हमें पैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है। उससे क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करना होगा, हमें पैसेज में से देख के लिखना होगा, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा यहाँ पर पैसेज, वो एमसीक्यूज की तरह नहीं आ सकते, वो एज अ केस स्टडी करके नहीं आ सकते। कोई भी कैसे किसी भी तरीके से आ सकता है। इसलिए जो भी यहाँ पर मैंने केस स्टडी आपको पिछले वीडियो में समझाई थी, उनकी एक्सप्लेनेशन दी थी, उनको पढ़ लेना अच्छे से। वहाँ से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। बस आपको वहाँ वहाँ पर क्या करना है, पढ़ लेना है उसको। चलिए फिर यहाँ पर हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखो, हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप पहले क्या करना, क्वेश्चन आंसर को रीड कर लेना पहले, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका बॉक्स आएगा उसको आपको पढ़ना है, और आपको आराम से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में से मिल जाएंगे। बाकी आप चाहो तो आप अपनी ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, जो आपने चैप्टर अंडरस्टैंड किया है उसके बेसिस पे भी आप इनके आंसर दे सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको बुक यहाँ पर जब आपका एग्जाम आएगा फाइनल, करना क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा क्या मुझे किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देना है वाइल रीडिंग पैसेज, ठीक है। तो आपको उस पर फोकस देना है। तो उसके बाद आप पैसेज को रीड करना, फिर से क्वेश्चन आंसर को रीड करना, और फाइनली आपको आंसर देने हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर आपको बताना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैन्युफैक्चरिंग, क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर वैल्यू एडिशन होती है, आपको सूटेबल एग्जाम्पल देना है। यहाँ पर आपको 2 इंडस्ट्री बतानी है जो कि प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज रादर देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर चीज़ों को हाथ से बनाना, यहाँ पर चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यहाँ पर जो मशीन के द्वारा चीज़ें बनाई गई हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है फिनिश गुड्स में, ठीक है। उसके साथ हमें और क्या चीज़ें चीज़ें देखने को मिलती है, मार्केट में इनको जाके बेचा जाता है। उसके साथ यहाँ पर जो एक इंडस्ट्री है वो जोग्राफिकली लोकेटेड होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ पर वो क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स, उसके साथ रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखते हैं अंडर ए मैनेजमेंट सिस्टम। और जो इंडस्ट्री एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, क्योंकि देखो आप इंडस्ट्री, अगर मैं बोल रहा हूँ स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, माइंड में क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही होगी, फैक्ट्री प्रोसेसेस, ये माइंड में आ रहे हैं ना। लेकिन इसके साथ हमें और भी टाइप की इंडस्ट्री देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, जो इंडस्ट्री एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, इसलिए हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर यूज़ किया है। अगर हमें रेफर करना है किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री को या फिर प्रोसेसेस को, उसके लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग यूज़ किया है। अगर मैं बोलूँगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो उससे आप समझ पाओगे जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, और एक तरीके से आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होगे किसके साथ, जो अदर इंडस्ट्री हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। तो क्लैरिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ सिंगल वर्ड इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको बताना मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल इसमें आंसर दे रखा है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि यहाँ से आप देख के पूरा एज इट इज इसको पूरा कंबाइन करके यहाँ तक कहाँ तक लिख सकते हो, मार्केट तक लिख सकते हो। एग्जाम्पल चाहो तो दे सकते हो, बाकी एक मार्क के लिए तो इतना बहुत है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है, देखो मैंने आंसर भी डाल रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, वैल्यू एडिशन भी होता है। आपको यहाँ पर ये एक एग्जांपल देके समझाना है। तो वैल्यू एडिशन का मतलब यहाँ पर आप बता सकते हो किस तरीके से एक सामान को ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। आपको इसी में पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से दे दो, ठीक है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको एज इट इज़ इस पैसेज में मिले, कुछ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो रॉ कॉटन है उसको हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूएबल थ्रेड्स है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर थ्रेड को किसमें, फैब्रिक में कन्वर्ट, कपड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो शुगर केन है उससे हम शुगर बना रहे हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पर है नेम करना है, आपको दो इंडस्ट्री बतानी है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं सर्विस रादर देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं हो रही होती लेकिन वो भी इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कौन सी इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको आइडिया मिल गया होगा आई होप कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें उनके आंसर को देना है। सेकंड हम यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है रेलवेज के बारे में, इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लो, अब मैं आपको पैसेज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रेलवेज क्या होते हैं, अब देखो ये जो पैसेज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसको आप क्वेश्चन आंसर भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज कल को क्वेश्चन बन सकता है रेलवेज के ऊपर, या फिर हमने जो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा है उसके ऊपर। तो आपको लिखना होगा, तो आपकी एक तरीके से हर तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो रेलवेज क्या होते हैं, मोड होते हैं ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। इसको यूज़ किया जाता है बल्कि गुड्स को, पैसेंजर को लॉन्ग डिस्टेंस में यहाँ पर क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो रेलवेज जो गेज होते हैं, गेज क्या होते हैं, आपने देखा होगा जो यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस होता है वो रेलवे गेज होते हैं, ठीक है। ये गेज हमें देखने को मिलता है, काफ़ी प्रकार के होते हैं, ब्रॉड हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, मीटर हो गया, स्मॉलर जिसको नैरोअर भी बोला जाता है, नैरो गेज। और ये जो स्टैंडर्ड गेज होते हैं इसको यूज़ करते हैं यूके के अंदर। कंप्यूटर ट्रेन्स बहुत पॉपुलर हैं यूके में, यूएसए में, जापान में, इंडिया में, और ये कैरी करती है मिलियंस ऑफ पैसेंजर डेली, ठीक है, और सिटी के अंदर। और हमें देखने को मिलता है 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवेज ओपन फॉर ट्रैफिक इन दी वर्ल्ड। यूरोप के अंदर हमें देखने को मिल जाता है वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर, और 4,40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ विच इज़ डबल, यहाँ पर इनमें से कौन सी हैं, डबल मल्टीपल ट्रैक्ड हैं। बेल्जियम के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी है 1 किलोमीटर ऑफ रेलवेज फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर। और जो इंडस्ट्रियल रीजन है वहाँ पर भी हमें काफ़ी हाई डेंसिटी की रेलवे देखने को मिल जाती हैं। और जो इंपॉर्टेंट रेल हेड्स हैं वो लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, मिलान, ठीक है, बर्लिन, वॉर्सोज हैं। और ये पैसेंजर जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन यहाँ पर फ्रेट। तो फ्रेट के यहाँ पर मतलब है कि एक तरीके से गुड्स, आप जो गुड्स यहाँ पर ले जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जो गुड कैरी करती है वो ट्रेन। और अंडरग्राउंड रेलवेज भी इंपॉर्टेंट है पेरिस में, लंदन में। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा, आप एक बार खुद से भी रीड कर लेना, कोई समझाने वाला नहीं है इसमें, मतलब समझाने जैसा कुछ नहीं है। बाकी जो चैनल टनल है ऑपरेटेड जो करा जाता है बाय यूरो टनल ग्रुप थ्रू इंग्लैंड, ये कनेक्ट करता है लंदन को विद पेरिस। ट्रांसकॉन्टिनेंटल जो रेलवेज है उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो रही है, बिकॉज यहाँ पर हमें और क्विकर और जो फ्लैक्सीबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखने को मिल जा रहा है, जैसे कि एयरवेज, रोडवेज। रशिया में जो रेलवेज हैं वो 90% हमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि टोटल ट्रांसपोर्ट का 90% रेलवेज को यूज़ किया जा रहा है। और बहुत वेरी डेंस यहाँ पर नेटवर्क है वेस्ट ऑफ यूराल्स, जो यूरल माउंटेन्स हैं, ठीक है, उसके वेस्ट में। मॉस्को एक इंपॉर्टेंट रेल हेड है विद मेजर लाइंस रेडिएटिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज वास्ट जोग्राफिकल एरिया। अंडरग्राउंड रेलवेज और कंप्यूटर ट्रेन भी इंपॉर्टेंट है मॉस्को के अंदर। बाकी यहाँ पर बता रखा है किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क्स अकाउंटिंग फॉर नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। बाकी यहाँ पर बता रखा है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू मैनी यूरोपियन कंट्रीज रेलवेज को यूज़ किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस, बल्कि जो यहाँ पर फ्रेट है, यहाँ पर जो गुड्स है जैसे कि ओर्स, ग्रेन्स, टिम्बर, मशीनरी, इनको यूज़ किया जाता है कैरी करने के लिए रादर देन पैसेंजर्स, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पैसेंजर्स। और जो मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क है वो हमें देखने को मिल जाता है हाईली इंडस्ट्रियलाइज रीजन में, अर्बनाइज रीजन में, ठीक है, ऑफ ईस्ट सेंट्रल यूएसए एंड एडजॉइनिंग कनाडा। यानी काफ़ी सारी यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गिवन है
रेलवेज के बारे में। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज बतानी है, तो आप इसमें से देख के भी बता दो, या फिर आपको पता होना चाहिए यार हम क्या रेलवेज को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, टूरिज्म हो रहा है, ठीक है। बाकी आप इस तरीके से इसके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवेज का, तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये एशिया है। बाकी क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जहाँ पर हमें मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क देखने को मिलते हैं, तो आंसर उस वाले क्वेश्चन में हो जाएगा यूरोप। उसके बाद यहाँ पर बताना है वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन जो है वो यहाँ पर जो कंट्री है, ठीक है, जो यहाँ पर वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन है वो यहाँ पर कंट्री जो है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर कहाँ से कहाँ तक चलती है, कौन से दो रीजन्स को कनेक्ट करती है। सो दिस इज़ फ्रॉम पर्थ टू सिडनी। बाकी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, पॉज करके वीडियो को देख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने 2022 का जो पेपर था टर्म 2 का, यहाँ पर पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई टेक्नोलॉजी और जो सिंपली हाईटेक इंडस्ट्रीज होती हैं वो लेटेस्ट जनरेशन है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की। यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं चीज़ें कि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूड होती है। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाया जाता है एडवांस साइंटिफिक और इंजीनियरिंग चीज़ों को यूज़ करके, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर प्रोफेशनल्स है जिनको वाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, वो यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लू कॉलर वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दे रखा है, रोबोटिक्स ऑन दी असेंबली लाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गया यहाँ पर, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स ऑफ स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेसेस हो गए, कांस्टेंट डेवलपमेंट हो गई, न्यू केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। ये नोटेबल एग्जांपल है हाईटेक इंडस्ट्रीज़ के, यानी हाईटेक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बेस्ड होती है। यहाँ पर काफ़ी तगड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, साइंटिफिक चीज़ों का यूज़ करते हैं और चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से देखिए आप एज इट इज़ पूरा इस तरीके से यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पर है कौन से टाइप के जो वर्कर हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके से लार्ज शेयर ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन दी हाईटेक इंडस्ट्री। तो कौन से टाइप ऑफ वर्कर हमें देखने को मिलते हैं हाईटेक इंडस्ट्री में जो कि लार्ज शेयर है जिनका, तो वो कौन से यहाँ पर दे रखा है, वाइट कॉलर, ठीक है। आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है हाईटेक इंडस्ट्री की, तो आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, ये सभी एग्जाम्पल इन्हीं को आप यहाँ पर लिख दो, बिकॉज ये एग्जाम्पल ही अपने आप में करेक्टरिस्टिक्स हैं। बाकी आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है, हाई जो टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक नॉलेज है, उसका ये लोग यूज़ करते हैं। तो अपनी तरीके से आप कोई भी यहाँ पर आंसर बना सकते हो। तो इसको आप आराम से पॉज करके वीडियो को रीड कर लो, जो मैंने आपको बताया उन्हीं का आंसर वही होगा, ठीक है। बाकी आप जो इसमें दे रखा है एज इट इज़ ज़रूरत नहीं है लिखने की, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बारे में, यहाँ पर इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन आप पॉज करके वीडियो को रीड कर लो, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको इस सोर्स को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम कोशिश करेंगे कि इस सोर्स में से हम आंसर निकालने की। यहाँ पर बायो एनर्जी का मतलब क्या होता है, वो एनर्जी जो कि हम ड्राइव करते हैं फ्रॉम दी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आ जाता है एग्रीकल्चर रेसिड्यूज मतलब जो सामान बच गया है वो, ठीक है, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और अदर जो वेस्ट होते हैं वहाँ से। बायो एनर्जी एक पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी कन्वर्जन का, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, गैस फॉर कुकिंग। इट विल ऑल्सो प्रोसेस दी वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि इससे हम जो भी यहाँ पर वेस्ट है, गार्बेज है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इंप्रूव करता है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरियाज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, रिड्यूस करता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सेल्फ रिलायंस एनहांस करता है, रिड्यूस करता है प्रेशर ऑन फ्यूल वुड। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हमें ऐसा देखने को मिलता है जो कि कन्वर्ट कर रहा है वेस्ट को एनर्जी में, वो है ओखला दिल्ली के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है। जो ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जो भी वेस्ट है उसको जनरेट करें बहुत क्वांटिटी में, उसको हमें ख़त्म करना होगा, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको रिसोर्स मिल सके, ठीक है। देखो मैं पैसेज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप समझ के आंसर दे पाओ, और कल को अगर ये वाला सेम पैसेज एग्जाम में आ गया तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाओ। बाकी ये आपको एक्सप्लेनेशन हेल्प करेगी आंसर लिखने में, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कल को बायो एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा तो आप लिख पाओगे। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर, ठीक है, रिवीजन जो वीडियोस हैं उनके यहाँ पर जो रिवीजन है यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन, उनके ऊपर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उनको भी देख लेना, वो भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में हेल्प करेंगे सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अर्जेंट नीड है कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेज को, और जो अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज हैं जैसे कि सोलर विंड, सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल एनर्जी, ये इनएग्जॉस्टेबल हैं, यानी कि ख़त्म नहीं होते, एग्जॉस्ट नहीं होते। और यहाँ पर जो ये रिप्लेस कर सकते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को,
ठीक है। बाकी जो हमें मेटालिक मिनरल देखने को मिल जाते हैं, जो स्क्रैप मेटल्स होते हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। स्क्रैप मेटल यानी कि वो मेटल जो कि एक तरीके से बेकार हो चुका है, ठीक है, यूज़ हो चुका है और वेस्ट मेटल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। स्क्रैप जो मेटल है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली सिग्निफिकेंट होता है इन मेटल। देखो, वो मेटल को हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ करना कम कर सकते हैं, या फिर उसका जो भी वेस्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं रिसाइकल करके, जो जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, यानी कि वो मेटल हैं ये जिनका रिजर्व हमारे पास यहाँ पर क्या मीगर है। मीगर का मतलब बहुत कम है, हमारे पास ऐसे मेटल काफ़ी कम है, ठीक है। तो इनका यूज़ करना हमें कम कर सकते हैं ताकि ये बचे रहे। एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये अगर बचे रहेंगे तो उससे हमारे पास इनके रिसोर्सेज बचे रहेंगे लॉन्गर पीरियड तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं हम, तो आपको इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बताना है बायो एनर्जी का फॉर रूरल कम्युनिटी, यानी कि इंपॉर्टेंस बतानी है। बाकी हमने देखो इसमें पढ़ रखा है सारा का सारा कि रिड्यूस करता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनहांस सेल्फ रिलायंस। यहाँ से आप एक तरीके से कॉपी मार के लिख दो। उसके बाद क्यों ज़रूरत है कि जो अल्टरनेटिव यहाँ पर हैं कन्वेंशनल फ्यूल रिसोर्सेज के सच एज फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि क्यों ज़रूरत है हमें जो अल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल्स का उसको यहाँ पर फाइंड आउट करने की। आप अपने मन से यार खुद लिख सकते हो उसका आंसर तो, कि हमें क्यों ज़रूरत है कि हमें जो फॉसिल फ्यूल है उसका अल्टरनेटिव फाइंड करना है। तो इसलिए ज़रूरत है बिकॉज ये जो रिसोर्सेज होते हैं एग्जॉस्टेबल होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इनसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अल्टरनेटिव फाइंड करें इन कन्वेंशनल फ्यूल रिसोर्सेज का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है एक्सपोर्ट ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो हमें क्यों ज़रूरत है कि जो एक्सपोर्ट है रेयर और स्केयर मिनरल का हमें रिड्यूस करना है ताकि ये बचे रहें हमारे पास, इनके रिसोर्सेज, इनके जो रिजर्व्स है वो बचे रहें ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी यूज़ कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की। रीड कर लेना क्वेश्चंस को। डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो एक्सप्रेस की जाती है एज नंबर ऑफ पर्सन, कि कितने पर्सन पर यूनिट ऑफ एरिया में रह रहे हैं, और ये हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या पॉपुलेशन का उसके बारे में इन रिलेशन टू द लैंड। और जो डेंसिटी है इंडिया की वो बता रखी है भाई 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, और इसमें इंक्रीज हमें देखने को मिल जाता है। और लास्ट 50 ईयर में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में बढ़ी है, जो 1951 में जो 117 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर थी वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई 2011 में, यानी कि इंक्रीज हुई है, ठीक है। और उसमें बता रखा है कि किस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें कितनी है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, और जो 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने को मिलती है पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में कितनी कम है ये बता रखा है और दिल्ली में कितनी ज़्यादा है। बाकी बता रखा है कि जो नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, इनमें हाईयर डेंसिटी है। केरला, तमिलनाडु, इनमें हमें देखने को मिलती है। ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ये वो स्टेट है पेनिनसुलर इंडिया के जहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी है। पेनिनसुलर इंडिया ये वाला, ठीक है। पेनिनसुला वो मतलब जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है इंडिया का, वो वाला पार्ट। और जो स्टेट है आसम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर मॉडरेट डेंसिटी है। और जो हिल स्टेट्स है हिमालय रीजन के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया के आसम को छोड़ के, वहाँ पर बहुत कम डेंसिटी है। और यूनियन टेरिटरीज को अगर हम देखें और अंडमान एंड निकोबर आइलैंड को छोड़ के बाकी सभी के सभी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर कितनी है, कितनी इंक्रीज हुई है, क्या होती है, उसके बारे में बता रखा है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है फीचर बताना है, यहाँ पर डिफाइनिंग फीचर क्या है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक तरीके से आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है जो कि यहाँ पर पैसेज की स्टार्टिंग में ही दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर आप आराम से इसको लिख सकते हो। उसके बाद कौन से स्टेट में अमंग दी सदर्न स्टेट जहाँ पर मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड है वो है केरला। यहाँ पर आप देख सकते हो सदर्न स्टेट में केरला 859 पॉपुलेशन डेंसिटी है। फॉर्मूला बताना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैदरिंग एंड हंटिंग के बारे में से दे रखा है। ये आपकी जो बुक है प्राइम, यहाँ पर जो बुक नंबर 1 है प्राइमरी एक्टिविटीज़ करके जो चैप्टर है वहाँ से आ रखा है ये, ठीक है, वहाँ से इंक्लूड करा है मैंने। सो गैदरिंग और जो हंटिंग है ये ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये यहाँ पर कैरी की जाती है डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ। गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है उन रीजन्स में जहाँ जहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श होता है। ये सभी के सभी मैं रिवीजन वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, वीडियोज़ को जाके देख लो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कम टाइम में सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो प्रीमिटिव सोसाइटीज़ हैं जो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट और एनिमल्स को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ये जो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल लगती है और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती है। यहाँ पर जो ईल्ड होता है पर पर्सन वो काफ़ी कम होता है, और इसके साथ सरप्लस जो है
ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, यानी कि खाली वो अपना ही पेट भर पाते हैं, ज़्यादा सरप्लस यहाँ पर जमा नहीं हो पाता। गैदरिंग जहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है उसके एरियाज़ दे रखे हैं, जैसे कि हाई लैटिट्यूड जोन्स हैं जहाँ पर नदर्न कनाडा, ये मैंने मैपिंग करा रखी है, वहाँ पर आप देख सकते हो, मैप में मैंने दिखा रखे हैं, रिवीजन वाली वीडियो में भी और मैप वाली वीडियो में भी। ठीक है, नदर्न यूरेशिया हो गया, सदर्न चिले, लो लैटिट्यूड जोन्स है जैसे कि अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। गैदरर्स कलेक्ट करते हैं वैल्यूएबल प्लांट्स को, जैसे कि लीव्स को, बाग्स ऑफ ट्रीज को, मेडिसिनल प्लांट्स को। यहाँ पर आफ्टर सिंपल प्रोसेसिंग, बाकी कुछ प्रोसेसिंग के बाद वो इनको मार्केट में भी सेल करते हैं। और यहाँ पर जो गैदरिंग है वो कम होती जा रही है, बिकॉज जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है जो कि केमिकल से बन रहे हैं वो बेटर क्वालिटी के बनते जा रहे हैं और उनका प्राइस भी बहुत कम है। इसलिए जो यहाँ पर आइटम सप्लाई कर रहे हैं गैदरर्स, उनकी डिमांड कम होती जा रही है, उनको लोग कम खरीद रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है। तो कौन सा क्लाइमेटिक रीजन है, ये रहा देखो, रीजन विद हर्ष क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पर आप बता सकते हो जहाँ पर लो लैटिट्यूड हो गया, हाई लैटिट्यूड जोन्स हो गए। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो इसके अंदर कि बता दो अमेजोन बेसिन हो गया या फिर नदर्न कनाडा हो गया। उसके बाद आपको रीज़न बताना है कि जिसकी वजह से गैदरिंग एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हो कि जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में आ रहे हैं, उनकी एक तरीके से जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, वो लेस क्वालिटी, यहाँ पर एक बेटर क्वालिटी के होते हैं, प्राइस कम होता है इनका। और यहाँ पर जो गैदरर्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, गैदरर्स कैसे सस्टेन करते हैं अपनी लाइफ को, यानी कि गैदरिंग के बारे में बताना है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट इज़ गैदरिंग, तो कैसे सस्टेन करते हैं, इनकी जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड होती है। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, प्लांट है, उन पे डिपेंड होती है। वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं वैल्यूएबल मेडिसिनल प्लांट्स को, जैसे कि लीव्स को, बाग्स को, और वो मार्केट में भी बेच के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पर हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है नोमैडिक हर्डिंग के बारे में, अगेन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो जो नोमैडिक हर्डिंग है, पैस्टोरल नोमैडिज्म है, ये एक प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है जहाँ पर हर्डर्स क्या करते हैं, एनिमल, जो अपने एनिमल है उस पर रिलाई करते हैं सभी चीज़ों के लिए, भले वो फूड हो, क्लोथिंग हो, शेल्टर हो, टूल्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव होते रहते हैं। ये यहाँ पर ये एक तरीके से ऑक्यूपाई करके रखते हैं वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी। इसके साथ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी हर जगह पे अलग अलग टाइप की जो एनिमल हैं उनकी यहाँ पर रियरिंग होती है, जैसे कि कैटल हो गया। उसके बाद सहारा, यहाँ पर जो ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल होता है, सहारा जो रीजन है हमारा, उसमें एसेटिक डेजर्ट्स हो गए, शीप हो गए, गोट्स हो गए, कैमल को रियरिंग की जाती है। माउंटेनियस एरिया में यहाँ पर जो तिब्बत का एरिया, एंडिस का एरिया, वहाँ पर याक, ठीक है, लामास, आर्टिक और सब आर्टिक जो एरियाज़ है वहाँ पर हमें रेनडियर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि एरिया वाइज अलग अलग एनिमल की रियरिंग होती है। बाकी पैस्टोरल नोमैडिज्म एसोसिएट है 3 इंपॉर्टेंट रीजन, कौन कौन से रीजन है वो यहाँ पर बता रखा है, नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, तो ये एरिया बता रखा है, इसके बारे में आप देख सकते हो, बाकी मैंने मैपिंग में बता रखा है। सेकंड रीजन बता रखा है जो कि टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया है। उसके बाद जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर देयर आर स्मॉल एरियाज इन साउथ वेस्ट एशिया एंड ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। ये बता रखा है आपको किसके बारे में, एरिया कौन कौन से जहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। बाकी ये वाला इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है इन सर्च ऑफ पेस्टर एंड इज अंडरटेकन आइदर ओवर वास्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकली फ्रॉम वन एलिवेशन टू अनदर इन द माउंटेनियस रीजन। यानी कि क्या होता है, अगर यहाँ पर प्लेन एरिया है तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टली ये मूव करते रहते हैं, बाकी माउंटेनियस एरिया है तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर दे रखा है वर्टिकली एलिवेशन, एक एलिवेशन से दूसरी एलिवेशन पे मूव करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये गर्मी में क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, गर्मी में प्लेन एरिया से ना माउंटेन एरिया की तरफ चले जाते हैं, और सर्दी में क्या करते हैं, माउंटेन एरिया से प्लेन एरिया की तरफ आ जाते हैं। इसी को हम ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 यहाँ पर हमारे जो 3 मार्क के, यहाँ पर 5 मार्क के क्वेश्चन है या फिर एमसीक्यूज है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है नोमैडिक हर्डिंग, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या होता है बता देना, तो आप स्टार्टिंग में से देख के इसके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है नोमैडिज्म, हर्ट्समैन के लिए एनिमल है। एनिमल का वो क्या करते हैं, वो डिपेंड होते हैं अपने लाइफ स्टॉक के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन दी, हर चीज़ के लिए होते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हो फूड के लिए, क्लोथिंग, शेल्टर, इस तरीके से। उसके बाद आपको ट्रांस ह्यूमन का यहाँ पर मीनिंग बताना है, तो सिंपल है, द प्रोसेस से लेकर यहाँ पर पूरा कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप चाहो ना तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एज इट इज़ अगर आपको आंसर नहीं लिखना तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी इससे समझ के अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हो, उससे मार्क्स नहीं कटेंगे। कल को कोई ऐसा क्वेश्चन आया
आ भी सकता है ऐसा कि आपको 2 क्वेश्चन के आंसर तो पैसेज में से मिल जाएं, तीसरे का ना मिले, तो आप ध्यान से उस एक तरीके से क्वेश्चन को रीड करना। आपकी वो आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन नहीं होगा, बुक ही में से होगा, तो बुक में से जो आपने चैप्टर पढ़ा है, मेरी वीडियोस को देखा है, चैप्टर समझा है, उसके बेसिस पे आप उसका आंसर लिख दोगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किसके बारे में, इरिगेशन के बारे में, जो वाटर रिसोर्सेज हमारा चैप्टर है उसमें से आई थिंक ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में वाटर को यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। इरिगेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर रेनफॉल के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते। कभी कभी यहाँ पर रेनफॉल बहुत डेफिशिएंट मात्रा में आती है, ड्रॉट पड़ जाता है, उसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है इरीगेशन की। और जो नॉर्थ वेस्टर्न है इंडिया, ठीक है, और जो डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पर वो ऐसे ही एरिया हैं दोनों जहाँ पर हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। और उसके साथ हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते एग्रीकल्चर विदाउट अश्योर्ड इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स, इसलिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी यहाँ पर बता रखा है कि जो एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पर भी कभी कभी मानसून में ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर मानसून आ नहीं पाता, जिसकी वजह से ड्राई स्पेल्स हो जाते हैं और एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। दैट्स वाई इरिगेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद बता रखा है कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है, राइस, शुगर केन, जूट, ये ऐसी क्रॉप्स है जहाँ पर हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, बिकॉज यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी लगती है इन क्रॉप्स को ग्रो करने में। और जो प्रोविजन है इरिगेशन का, इससे मल्टीपल क्रॉपिंग भी हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड दैट इरीगेटेड लैंड्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाइयर होती है दैन अनइरीगेटेड लैंड। बाकी जो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स हैं नीड रेगुलर मॉइस्चर सप्लाई, यानी पानी आपको मॉइस्चर तो आपको चाहिए, विच इज़ मेड पॉसिबल ओनली बाय ए डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम। वो किससे पॉसिबल होगा, जब एक डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम होगा। In fact, this is why that green revolution strategy of agriculture development in the country has largely been successful in the Punjab, Haryana and Western UP। तो ये हमारा बॉक्स है, पैसेज है हमारा, इसको आई होप आपने रीड कर लिया होगा, समझ लिया होगा। क्वेश्चन के ऊपर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, ये बताना है। तो आप बता सकते हो यहाँ पर कई सारे ऐसे रीजन है जहाँ पर हम रेनफॉल पर डिपेंड नहीं हो सकते। अगर हम यहाँ पर कोई ऐसे रीजन भी है जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ पर भी कभी कभी मानसून फेल हो जाता है। तो अगर हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो फॉर दैट वी नीड इरीगेशन। उसके बाद कौन सा स्टेट है जो कि डेक्कन प्लेट्यू में आता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेट हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ये डेक्कन प्लेट्यू में आते हैं। यहाँ पर कौन सी क्रॉप है जो कि मोस्ट वाटर इंटेंसिव है, जहाँ पर ज़्यादा पानी, जिस क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसमें दे रखा है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस, शुगर केन, जूट। तो ये ऐसी क्रॉप है जहाँ पर इनको ज़्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें से मोस्टली राइस है। ठीक है, और इसलिए आपको राइस उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगी जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब देखो यहाँ पर हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। आप यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, आपको 2 मोर क्वेश्चन और मिल जाएंगे इस टाइप के। इजी क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस और कर लेना। ठीक है, वहाँ पर भी पैसेज आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पर क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको उनको रीड कर लेना है। तो यहाँ पर 8 इस वीडियो में, 2 आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे 10, और 10 उस वीडियो में। टोटल यहाँ पर हमारे 20 जो है कंप्लीट हो जाते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे। आपको तरीका पता चलेगा कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो गई है। तो आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, पहले क्वेश्चन आंसर को रीड कर लेना जो भी नीचे दे रखे हैं या फिर एमसीक्यूज दे रखे हैं। उसके बाद पैसेज को रीड करना एकदम अच्छे तरीके से, समझ में नहीं आ रहा 2 बार रीड कर लेना, फिर से क्वेश्चन आंसर की तरफ जाना। एमसीक्यूज है तो टिक मार देना, उन पर सॉल्व कर लेना। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है उनको आपको लिख देना है, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो भी आपको समझ में आया है। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट पैसेज से मिल रहा है तो सही यही होगा कि पैसेज में से देख के उसको लिख दो। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो, एग्जाम बहुत पास में है। बाकी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी काम की और वीडियोस मैं अपलोड करूंगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।